नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर की बड़ी बहस में। जहां छतरपुर में शराब से हुई 4 मौतों के बाद अगर हम जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में हाल ही में हुआ ये तीसरा ऐसा घटनाक्रम है जिसमें ये शंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि ये जहरीली शराब से हुई मौतें हैं। हालांकि छतरपुर के इस मामले में अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि जो 4 लोगों की जान गई है वो क्या शराब पीने के चलते ही हुई है, क्या शराब जहरीली थी, ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई हुई है। जांच चल रही है, जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि वास्तविकता है क्या, हकीकत है क्या। लेकिन शंका शराब को लेकर ही है। दरअसल छतरपुर के हरपालपुर थाना क्षेत्र के परेधा गांव में 3 दिन के अंदर 4 लोगों की मौतें हुई। कहा यह जा रहा है कि शराब पीने के बाद इन लोगों की पहले नजर धुंधली हुई और बाद में मौत हो गई। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि शराब उत्तर प्रदेश से लाई गई थी, अब बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जाएगी ताकि दूसरे राज्यों से लगे जिलों में वहां से शराब तस्करी ना हो पाए। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार के माफियाओं पर कार्रवाई के दावों पर ही सवाल उठा दिया। बहरहाल ये जांच के बाद ही साफ होगा आखिर इन मौतों की हकीकत क्या है। हालांकि इससे पहले उज्जैन और मुरैना में जहरीली शराब पीने के बाद कई लोगों ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद सरकार हरकत में आई, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी और एक्शन भी हुआ। इसकी वजह भी थी, सीएम खुद मामले का संज्ञान ले रहे थे। इतना ही नहीं, अनेक मौकों पर सीएम शिवराज ने शराब माफियाओं के खिलाफ बेहद सख्त लहजे में कार्रवाई के निर्देश भी दिए। यहां तक कि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान का भी उन्होंने ऐलान किया। तो फिर ऐसे हालात बार बार क्यों बन रहे हैं, यह सवाल है। सवाल उस सुस्त सिस्टम पर खड़ा हो रहा है जिस पर जिम्मेदारी माफियाओं पर एक्शन की है, अवैध शराब की तस्करी को रोकने की है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सिस्टम में सेंध लगाए बगैर माफिया इतने सक्रिय और हावी हो जाएं, तो क्या स्थानीय स्तर पर प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत होती है। यह सवाल भी इसलिए कि सरकार के स्तर पर अवैध शराब की तस्करी रोकने कई कोशिशें, मसलन स्प्रिट टैंकरों पर ई लॉक सिस्टम बनाया, इसके बाद शराब के टैंकरों कंटेनरों में भी ई लॉक सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। अगर कोई भी इन लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है तो तुरंत उसकी सूचना कार्यालय तक पहुंच जाएगी। तो सवाल यही कि मुख्यमंत्री के नशा मुक्ति अभियान को क्या प्रशासन की लापरवाही ही पलीता लगा रही है। अगर वाकई ऐसा है तो न केवल माफिया सलाखों के पीछे होने चाहिए, बल्कि माफिया की मदद करने या लापरवाही करने वाले जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई जरूरी है। चर्चा आज इसी पर, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आप प्रतिक्रियाएं सुनिए। पोस्टमार्टम हो गए, बिसरा प्रिजर्व कर लिया है, सागर बिसरा भेज रहे हैं। पूरे गांव का सर्वे हो गया है, पूरे गांव का वो हो गया है। जो प्रथम दृष्टया आया था, जो शीतल अहिरवार था, उसकी पत्नी की मौत के बाद से लगातार 9 तारीख से ये लोग शराब पी रहे थे। जो शराब पास में उत्तर प्रदेश के ठेके से लाई गई थी, जो वहां पर उत्तर प्रदेश से लाके कुछ लोग स्टॉक करके शराब बेचते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। बॉर्डर के जिले जितने हैं वहां भी हम इस तरह की चौकसी बढ़ाने की हिदायत दे रहे हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ शराब की अगर अवैध तस्करी हुई तो कलेक्टर और एसपी पे गाज गिरेगी। 14 लोग उज्जैन में चले गए, 24 लोग मुरैना में चले गए, 4 लोगों की आज छतरपुर की घटना सामने आई। मुख्यमंत्री मौन है। वीडी शर्मा के 1 साल पर बधाई देना है, पर 4 लोगों की मौत की जिम्मेवारी नहीं लेना। कितना दुख, कितना दर्द, कैसी सरकार समझ से परे। ये जांच जारी है। 2 केसेस में मर्ग हुए हैं और मर्ग में जांच के आधार पर जो हमारे डॉक्टर से पीएम रिपोर्ट आएंगी, उसके आधार पर आगे पक्ष सामने आएंगे। और अभी तक जो जांच यहाँ पर की है उसके आधार पर कोई भी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचना अभी उचित नहीं। अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, ये लोग सब उस पर सारे बिंदुओं पे जांच करेंगे। इसमें अगर किसी की गलती है या किसी मिसचीट की है, जैसा कि बातचीत में कुछ सामने आ रहा है, तो बाद में जो भी जांच का निष्कर्ष होगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। शराब पर सियासत हमेशा होती रही है। सियासत का मसला बड़ा मसला रहा है शराब।
लेकिन आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो ये है कि जो छतरपुर में मौत हुई है उसकी वजह क्या है। क्या वाकई में शराब है इसके पीछे, और अगर शराब है तो इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है, और क्या सीएम के नशा मुक्ति अभियान को भी पलीता लगाया जा रहा है, उनके आदेशों को भी धता बताया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रवक्ता बीजेपी। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। साथ ही मेरे साथ भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता मनोज राठौर भी जुड़ रहे हैं। मनोज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मनोज, सवाल या जिम्मेदारी अवैध शराब को रोकने की, शराब की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी एक विभाग पर नहीं बल्कि कई विभागों पर, सरकारी अमलों पर होती है, जिसमें आबकारी विभाग भी है, पुलिस भी है, प्रशासन भी है। यानी कि तीनों सिस्टम क्या एक साथ फेल हो रहे हैं? क्या अब शिवराज के माफियाओं के खिलाफ एक्शन को भी नजरअंदाज कर दिया गया? क्या जो सिस्टम है वो मिली भगत कर इस तरह के हालातों को पनपा रहा है? मनोज। बिल्कुल प्रशांत, मध्य प्रदेश में तीन तरीके की बातें अवैध शराब को लेकर की जा रही है। जिस तरीके से मुरैना का घटनाक्रम सामने आया उसके बाद मध्य प्रदेश में कार्रवाई और जो माफिया है उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, किस तरीके की बात की जा रही है। दूसरी बात नशा मुक्ति अभियान चलाने की जा रही है, और जो तीसरी बात है वो शराबबंदी की जा रही है, जिसको लेके उमा भारती जो है खुलकर सामने भी आई थी। तो कई तरीके की बातें सियासत में हो रही हैं और उसको लेकर उस पर भी सियासत कांग्रेस कर रही, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही। लेकिन यदि हम कसावट की बात करें तो जिस तरीके से यदि सरकार की तरफ से एक्शन की बात की जा रही है तो एक्शन कुछ समय तक दिखाई देता है, और जब इस तरीके की छतरपुर जैसी घटनाएं दोबारा होती है तो वो सिस्टम को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करती है कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। कसावट कहीं ना कहीं नहीं है। यही कारण है कि जब मुरैना जैसी घटना हो जाती है उसके बाद सरकार एक्शन में आती है और दोबारा फिर छतरपुर में इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। हालांकि सरकार का कहना है कि छतरपुर की घटना में अवैध शराब जैसा कुछ एंगल, कोई भी एंगल नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में अब दूसरा एंगल निकल कर सामने आ रहा है। यदि हम गृह मंत्री के बयान को देखें तो तस्करी की बात अब नई सामने आ रही है। तस्करी भी यूपी बॉर्डर से हो रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो सप्लाई हो रही है अवैध शराब की, जो तस्करी हो रही है वो यूपी बॉर्डर से हो रही है। इस मामले में इस बात का खुलासा होता है। यही कारण है कि अब कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो जो कसावट और जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए शासन प्रशासन के स्तर पे, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से जो शराब माफिया है, जो अवैध शराब बना रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ तक भी कह दिया गया था कि यदि इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कलेक्टर और एसपी को हटाने का काम भी सरकार कर सकती है। लेकिन लगातार मामले जो सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक पकड़ की यदि हम बात करें तो वो कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि इस तरीके की घटना दोबारा होना ये बताता है कि प्रशासन स्तर पर किस तरीके की कार्रवाई जमीनी बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई लचर व्यवस्था जरूर है, कहीं ना कहीं ढीलापन जरूर है, और या फिर लापरवाही या फिर इन शराब माफियाओं के साथ कोई नेक्सस तैयार हो गया है क्या सिस्टम का, ये भी अपने आप में सवाल है। रहिएगा मनोज, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। नरेंद्र शिवाजी पटेल, सवाल बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री को हम वीसी में सुनते रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से वो चर्चा करते हैं, बेहद सख्त लहजे में निर्देशित करते हैं कि हर हाल में एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई करें, फ्री हैंड है आपके हाथ में, कोई भी माफिया बचना नहीं चाहिए। फिर साहब आखिर क्या प्रशासनिक अमला इतना सुस्त हो गया है, इतना लचर हो गया है कि माफिया सर उठा रहा है, अवैध शराब की बिक्री हो रही है? हालांकि छतरपुर मामले में तस्वीर अभी साफ नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से दुखद घटना है, और आपने भी माना है कि अभी चूंकि ये कुछ भी आरोप लगा देना जल्दबाजी होगा इस प्रकरण में। अब क्या कारण है, इसको जब जांच होगी तभी बातें सामने आ पाएंगी। अभी जो जिसको हम कह सकते हैं प्रथम दृष्टया जो बातें दिख रही हैं, और जैसा कि गृह मंत्री जी का भी बयान आपने दिखाया है,
तो निश्चित रूप से जो जब लगातार यदि कोई शराब का सेवन करेगा, खाना पीना भी नहीं खाएगा, तो अन्य कारणों से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। अब ये जब पूरी जांच हो जाएगी तब उनके कारण अपने को ज्ञात होंगे। परंतु ये कह देना कि इससे माफिया कोई पैदा हो गया है या माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो मैं ऐसा कदापि सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो अभी लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें चाहे मिलावटखोर हो, चाहे जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण करने वाले लोग हो, चाहे शराब माफिया हो, शराब की जो अवैध बिक्री करते हैं या अवैध उत्पादन करते हैं, उनके 20,000 से अधिक लोगों के पर कार्रवाई की गई है, प्रकरण दर्ज किए गए हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और केवल जनवरी माह में 12,000 से अधिक लोगों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके दुपहिया और चार पहिया वाहनों को जब्त किया गया है और जो अवैध शराब थी उसको नष्ट किया गया है। तो लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है, और ऐसा कोई व्यापार यहाँ पर ना हो सके, ऐसा कोई नेक्सस यहाँ पर ना बन सके, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार एक सवाल और भी है नरेंद्र सिंह जी, समझता हूँ प्रशासन ये भी है कि बगैर सिस्टम के हो सकता है कि ऊपरी स्तर पर ना हो, छोटे स्तर पर जो प्रशासन है, सिस्टम है, वो कई बार माफियाओं से मिल जाता है। उसका नतीजा होता है कि गांव-गांव, छोटे-छोटे कस्बों तक ये अवैध शराब पहुंच जाती है। उस पर कैसे लगाम लगाएंगे? ना बिल्कुल, देखिए प्रशांत जी, ये मैं नहीं समझता कि जमीनी अमले पर या छोटे अमले पर ऐसा आरोप लगा देना उचित होगा, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है, जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, 20,000 से अधिक प्रकरण अक्टूबर से दिसंबर तक दर्ज हुए, जनवरी में 12,000 प्रकरण दर्ज हुए। तो ये निचले जमीनी स्तर का जो अमला है उसके बगैर सहयोग के ये संभव नहीं था। निश्चित रूप से जमीनी अमला भी, निचले अमला भी, जो छोटे कर्मचारी हैं वो लोग भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, तभी इतनी बड़ी कार्रवाई संभव है। और इतने बड़े मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से जो एक नेक्सस या इस तरह की जो कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं और जल्दी पैसा कमाने के लिए इस तरह का कोई प्रयास करते हैं, तो उन पर अंकुश निचले और जमीनी अमले की कार्रवाई से ही संभव है। अब यहाँ पर एक नई बात आई है, जैसे आपने भी बताया, मनोज जी ने भी बताया, हमारे गृह मंत्री जी ने भी उसको बयान में कहा है कि कुछ चूंकि जो स्टेट्स लगे हुए स्टेट्स हैं उनमें शराब सस्ती होती है और हमारे यहाँ पर मान लीजिए महंगी है, तो जो बॉर्डर के गांव हैं या कस्बे हैं वहाँ के लोग जाकर पड़ोसी राज्य से शराब ले आते हैं और उसका अवैध बिक्री करते हैं अपने यहाँ पर। तो ऐसा भी इस प्रकरण में कुछ ध्यान में आया है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी अब सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है, इसका भी इंतजार होगा। मैं आ रहा हूं आपके पास अजय सिंह जी। इस पूरे प्रकरण में मैं तीसरा प्रकरण जिक्र कर रहा हूं यहां पर, इससे पहले मुरैना में भी ऐसा मामला सामने आया, उज्जैन में भी जहरीली शराब का ही कहर हमने देखा है, अब ये छतरपुर। लेकिन फिर ये लाइन साफ कर दूं कि अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की जान गई है, जांच का विषय है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला सामने आया है तो कहीं कोई लूप होल जरूर है। अजय जी, देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में शराब इस समय सरकार और सरकार से जुड़े हुए नेताओं की रीढ़ की हड्डी बन गई है। एक तरफ सरकार सरकारी दुकानों से राजस्व कमा रही है, दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े हुए नेता कार्यकर्ता अवैध शराब के माफिया के साथ पूरी तरह लिप्त हैं और अपने लिए एक पैरेलल राजस्व का जरिया क्रिएट कर लिया है। आज नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं उत्तर प्रदेश से लाई हुई शराब थी, तो वो भी तो अवैध शराब की श्रेणी में आएगी। तो ये तो स्वीकार्य हो गया कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब बिक रही है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रशांत जी 50,000 से ज्यादा अवैध शराब की दुकानें गांव-गांव चल रही हैं। नकली शराब की भट्टियां गांव-गांव लगाई जा रही हैं और सरकार के नेताओं द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक अवैध शराब का व्यापारी द्वारा भी अजय जी, आप विपक्ष में आप बता रहे हैं 50,000 ऐसी दुकानें जो अवैध तरीके से चल रही हैं, अवैध शराब की चल रही हैं। इनकी सूची बनाइए, इनकी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचाइए, प्रशासन तक पहुंचाइए। अगर कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन तो फिर हम आपके साथ हैं। देखिए प्रशांत जी, जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी तो कमलनाथ जी ने तमाम तरह के माफिया के ऊपर कार्यवाही चालू की। ये सबके सामने है तथ्य, इसीलिए माफिया ने मिलकर हमारी सरकार गिराई। अभी आप बताइए, भाजपा की सरकार बनते ही उज्जैन, रतलाम, मुरैना, छतरपुर, तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के चारों तरफ के कोनों में इस तरह की
प्रमाणित हो जाता है कि पूरे मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। मुझे बताइए, मुरैना में 30 लोगों की मौत हुई, महीना भर भी नहीं हुआ, सरकार ने क्या कार्रवाई की? पूरे मध्य प्रदेश के लिए कोई गाइडलाइन क्यों नहीं बनाई गई? आपकी एक नेता शिवपुरी में अवैध शराब का जखीरा उनके घर में पकड़ा गया, उनके घर क्यों जमींदोज नहीं किए गए? तो प्रमाणित हो गया कि संरक्षण था, केवल चुन चुन के दिखावे की कार्रवाई की जाती है। माफियाओं के ऊपर पूरी तरह सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण है। ये सरकार के संरक्षण में चल रहा अवैध कारोबार। गंभीर आरोप आपने लगा दिया। मैं मनोज के पास जाऊं उससे पहले एक रिएक्शन इस पर नरेंद्र शिवाजी पटेल का। नरेंद्र शिवाजी, सवाल अब कहीं और नहीं बल्कि सीधे आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके संगठन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है, अजय सिंह जी कह रहे हैं कि आपका संगठन इसमें लिप्त है, आपके नेता लिप्त हैं। ना देखिए मैं अजय जी को याद दिलाना चाहूंगा कि इनके जो कैबिनेट मंत्री थे उमर सिंघार जी, उन्होंने क्या बयान दिया था उसको पहले शायद याद कर लें कि किस तरह से कौन शराब माफिया था, इनको खुद को मालूम होगा। मैं उस प्रकरण को याद केवल इनको दिलाना चाहता हूँ। उस नेता का नाम मैं नहीं लेना चाहता, इतने सीनियर नेता पर इन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाए थे कांग्रेस के। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कांग्रेस की जो खुद की जो कार्य पद्धति है, खुद का जो काम करने का तरीका है, उसका हम पे आरोप लगा देना ठीक नहीं है। क्योंकि केवल इस तरह के बेतुके आंकड़े दे देना कि 50,000 गांव, और भैया मध्य प्रदेश के अंदर 50,000 गांव ही नहीं है, उनकी आप बात कर रहे हो। कौन से गांव में आके हर गांव में खुली हुई है? इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए, यदि हमारी मंशा गलत होती तो कार्रवाई क्यों होती? मैंने आपसे पहले भी कहा 20,835 प्रकरण बने हैं और 12,729 प्रकरण जनवरी अकेले में बने हैं। कितनी लाखों ये डाटा आपने पहले गिना दिया। ठीक है, इस पर रिएक्शन अजय जी केवल कह देने से कि 50,000 1 लाख दुकानें हैं जो शराब बेच रही हैं, अवैध शराब, केवल कह देने से बात हो जाएगी क्या? अगर आपके पास डेटा है तो दीजिए ना सरकार को। देखिए प्रशांत जी, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि हर एक गांव में खुली हुई है। हर एक गांव में नहीं खुली हुई है, हर एक गांव में 5 से 10 दुकानें खुली हुई हैं। बुंदेलखंड के इलाके में जहां ये वही बात तो कह रहे हैं कि प्रशासन को दीजिए ना, सरकार को दीजिए, धीरे धीरे करके दीजिए, एक एक जिले की जानकारी दीजिए ताकि एक्शन शुरू हो जाए। देखिए प्रशांत जी, हमारे नेता कार्यकर्ता सारी जानकारियां देते हैं और ये तमाम दुकानें प्रशासन के संरक्षण में चल रही हैं। नरेंद्र जी हमारे नेता की बात कर रहे हैं। अरे हमारे तुम्हारे नेता क्या होते हैं? जो लिप्त हो उस पर करिए कार्रवाई प्रमाणों के साथ। हमने कभी कहा कि हमारी पार्टी के किसी नेता को बचाइए? इस तरह से सरकार कमलनाथ जी ने नहीं बच सकती है। कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए ये प्रमाण अगर आपके पास हो, कार्रवाई क्यों नहीं की? एक कैबिनेट मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया था आपके पूर्व मंत्री पर, आपके राज्यसभा सदस्य पर, तब आपके कमलनाथ जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके 15 महीने आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में नरेंद्र जी अपने संयम से जवाब दीजिए। अगर हमारे समय में आपको लगता है कि कोई आरोप सही थे तो आज आपकी सरकार है, आप कर लीजिए कार्रवाई। हमने कब रोका? चाहे हमारे बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, आप कार्रवाई करके प्रमाणित करिए, जनता के सामने तथ्य सामने आ जाएंगे। आप केवल जवानी जमा खर्च क्यों करना चाहते हैं? चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, ये जुबानी जमा खर्च का जिक्र हो रहा है तो सवाल दोनों के ऊपर रहेंगे। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मनोज का मैं मनोज का रुख कर रहा हूं। मनोज एक बात ये जो अजय जी भी कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में हर जिले में, हर गांव में इतनी बड़ी संख्या में दुकानें हैं, प्रशासन के संरक्षण में ये सब चल रहा है। वाकई में इसमें हकीकत कुछ नजर आती है? दूसरी बात, अगर ऐसा है तो क्या सरकार की इस पर निगाह नहीं है क्या? दूसरी बात यह कि खुद नशा मुक्ति अभियान का ऐलान मुख्यमंत्री कर चुके हैं, तो क्या उनके अभियान को भी दरकिनार कर दिया गया, धता बता दिया गया? ये कोई नई बात नहीं है। इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो लगातार सालों से, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की, सियासत इन मुद्दों पर होती है और लगातार एक दूसरे को घेरने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो सिस्टम है जिस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी रहती है और वही सिस्टम कंट्रोल भी करता है। हालांकि जब सरकार हरकत में आती है, एक्शन लेती है, तो तमाम अधिकारी जमीनी स्तर पर काम भी करते हैं। लेकिन फिर से वही सवाल उठता है
है कि आखिरकार इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं ना कहीं मिलीभगत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि मुरैना की घटना सामने आई थी, उज्जैन से इससे पहले घटना सामने आई थी, उसके बाद अब छतरपुर में घटना सामने आई। तो जो कंट्रोल होना चाहिए, जो प्रशासन और जो तमाम जो विभाग इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए हैं, उन पे कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं होता। यही कारण है कि कुछ दिनों की कार्रवाई रहती है और फिर जमीनी स्तर पे कुछ दिखाई नहीं देता और इस तरीके की फिर दोबारा घटनाएं सामने आती। तो कहीं ना कहीं एक कसावट की जरूरत यहाँ पर होनी चाहिए और लगातार मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। हालांकि लगातार कार्रवाई बीजेपी सरकार में भी हुई है, कांग्रेस सरकार में भी हुई है, लेकिन सिस्टम आखिरकार सरकार की सुनता क्यों नहीं है। कुछ दिनों के लिए वो सुनता है, उसके बाद जो तमाम अधिकारी कर्मचारी जिन पर जिम्मेदारी रहती है वो आखिरकार कहां चले जाते हैं और फिर से वही घटनाएं होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल वाकई में बहुत मौजूद सवाल है। नरेंद्र शिवाजी, या तो सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या फिर सिस्टम लिप्त है। भले ही आप सिस्टम का बचाव करते रहें, अगर वाकई में कंट्रोल कर पा रहा होता या लिप्त नहीं होता तो हालात ऐसे नहीं बनने थे। ना देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से मैं पुनः दोहराऊंगा कि दुखद घटना है, परंतु ये मान लेना कि प्रशासन काम नहीं कर रहा कदापि उचित नहीं है। क्योंकि 8 करोड़ की जनसंख्या का हमारा मध्य प्रदेश राज्य है और लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब की मंशा साफ और स्पष्ट है, चाहे वो नशा मुक्ति के लिए हो, चाहे शराब की दुकानों को जिस तरह से घटाने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ था। नर्मदा यात्रा के बाद जिस तरह से नर्मदा के दोनों किनारों पर दुकानों को हटा दिया गया था, कम कर दी गई थी, तो धीरे धीरे करके शराबबंदी और नशा मुक्ति की तरफ प्रदेश को ले जाने के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और उस दिशा में लगातार काम हो रहा है और प्रशासन भी देखिए लगातार सहयोग कर रहा है। यदि मैंने पहले भी कहा, जो आपने ठीक है, समझ गया। वक्त की कमी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, जब पूरा माफी के साथ रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है, बहुत महत्वपूर्ण है। शराब अगर बिक रही है और वो भी अवैध शराब, जहरीली शराब, तो ये घातक ही नहीं बहुत घातक है समाज के लिए भी, हर किसी के लिए भी, और इसलिए जरूरी है कि सिस्टम बहुत सख्ती से, सतर्कता से काम करे। बहुत धन्यवाद अजय जी, और नरेंद्र शिवाजी आपका भी बहुत धन्यवाद, मनोज आपका भी बहुत शुक्रिया। दोपहर की बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन एक बड़ी खबर के लिए इस वक्त हम रुख कर रहे हैं स्टूडियो का। और एक बड़ी खबर बता देते हैं क्या प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन देखने को मिला है। पानी और सीवरेज को लेकर प्रदर्शन यहां पर हुआ है। रश्मि पवार की अगुवाई में प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। मानसिंह तोमर चौराहे पर यह प्रदर्शन हुआ है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने आज यहां पर किया है। ग्वालियर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, क्योंकि अब नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है, सक्रियता भी अब नजर आ रही है। तो फिर इस तरह के प्रदर्शनों की अब स्थितियां और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर भी आएंगी। ग्वालियर से ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस ने आज जंगी प्रदर्शन किया है। तो पानी और सीवरेज की समस्या को लेकर यह प्रदर्शन आज कांग्रेस के द्वारा किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मैदान में उतरे और उसके बाद फिर यहां पर जमकर पानी और सीवरेज की समस्या को लेकर झंडा बुलंद करते हुए नजर आए हैं। तो पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, इन्हें तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मानसिंह तोमर चौराहे पर ये तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जमकर विरोध इनके द्वारा जताया जा रहा था। तो जैसे जैसे निकाय चुनाव के नजदीक आने की चर्चा है, जैसे जैसे निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है, वैसे वैसे इस तरह के प्रदर्शनों, इस तरह के मुद्दों को और ज्यादा पुरजोर तरीके से उठाया जाना शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा अपडेट प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में आज कांग्रेस नेत्री रश्मि पवार के नेतृत्व में सीवर, सड़क, पानी आदि समस्याओं को लेकर नगर निगम के घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। यही वजह कि जब घेराव के दौरान कांग्रेसियों ने यहाँ जो बैरिकेड्स लगाए थे मानसिंह तोमर चौराहे पर, उन बैरिकेड्स को
लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो फिर पुलिस ने इन आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही इन लोगों को आंशिक रूप से हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा था, और इसी से निपटने के लिए वहां प्रशासन ने नहीं तो सुशील, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस निकाय चुनाव के आने की स्थिति में अब अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश में है? बिल्कुल, देखिए आज लगातार ग्वालियर में न सिर्फ प्रदर्शन का कार्यक्रम था, बल्कि एक और बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित तमाम लोग कुलेज गांव में जमा हुए हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदर्शन और जो आयोजन हो रहे हैं कांग्रेस के, तो इससे माना जा सकता है कि नगर निगम चुनाव करीब आने के साथ ही अब कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं आंदोलन की, प्रदर्शन की और सभाओं की, वो लगातार बढ़ेगी। और इसी सिलसिले में आज ये एक आयोजन था कि नगर निगम का घेराव था सीवर, पानी, सड़क की समस्याओं को लेकर। बता दें कि रश्मि पवार खुद भी एक तरह से ग्वालियर में महिला सीट होने के चलते कांग्रेस की तरफ से एक दावेदार है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये दावेदारी की मजबूती दिखाने के लिए भी इस तरह के प्रदर्शन अब आने वाले दिनों में और भी देखने के लिए मिलेंगे। नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब क्या बड़े लीडरशिप को डेवलप करने की भी कोशिश इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए और इस निकाय चुनाव के जरिए? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में स्थानीय जो नेता होते हैं, अब रश्मि पवार बड़ी नेता है स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए, तो यही वजह है कि अब वो, इनके अलावा और भी जो दूसरे लोकल लीडर है कांग्रेस के, लगातार वो धरना प्रदर्शन, चाहे किसान आंदोलन के नाम पर हो या फिर शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, पानी, इन समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनमें धरना प्रदर्शन भी शामिल है, इसके अलावा घेराव जैसे कार्यक्रम शामिल है। और बड़ी तादाद में आने के बाद जो है लगातार पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए नगर निगम में घुसने की कोशिशें, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि नगर निगम चुनाव के चलते अब इस तरह के प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो और भी आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे। लेकिन सुशील, सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस तरह के प्रदर्शनों में आम कार्यकर्ता और फिर साथ की कुछ बड़े नेताओं का भी साथ मिल पा रहा है, या फिर गुटबाजी कहीं ना कहीं यहां पर भी दिखाई देती है? बिल्कुल, देखिए गुटबाजी तो कहीं ना कहीं नजर आती ही है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था एक तरह से कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था। ये कांग्रेस नेत्री रश्मि पवार, उनका खुद का आयोजन था, और उन्होंने खुद ने घेराव की रणनीति बनाई थी और अपने जो साथी थे, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रदर्शनों में भी अब गुटबाजी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में बुजुर्गों को शहर से बाहर छोड़ने के अब एक वीडियो ने जहां बवाल मचा दिया था, अब उसके बाद एक और नया मामला सामने आया है, जहां फिर से एक बुजुर्ग महिला का वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जिसमें महिला बोल रही है, जहर दे दो, मुक्तिधाम छुड़वा दो, लेकिन एमवाय मत भिजवाना। मैं कसाईयों के यहां जाना नहीं चाहती, मेरा ये हाल उन्हीं ने किया है। दरअसल मुक्तिधाम में छुड़वाने का बोल रही ये महिला शहर के विजासन माता मंदिर एयरपोर्ट रोड पर सड़क के बगल में लेटी हुई थी, जिनके पैर में घाव के चलते कीड़े लगे हुए थे, जिन्हें अब कुछ लोग इलाज के लिए ले जाने के लिए आए, तो बुजुर्ग महिला ने एमवाय जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने महिला को अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मैं अस्पताल भर्ती करा दूं? नहीं भैया, ये उन्हीं की करामात है। अच्छा, ये आप ही जैसा मेरा पेट था मामूली, तो मेरे को क्या मालूम कि पुराना नहीं है, जो मेरे को अकेले वहाँ ले गए, तो क्या उन्होंने मेरे संग कसाईपन करा? नहीं, आपका होगा, हम ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे पूरा इलाज का। नहीं भैया, मेरे को मैं जहर खा के ना कुछ भी करके आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन वो कसाई हो क्या नहीं। कहाँ जाना फिर अपने को? तो मैं आपको कह रही थी मनबाग पे शमशान घाट में, जब वो बुड्ढों का अंदर ले जाते ना, वहाँ मेरे को छोड़ दो भैया। आखिरी मेरा भी और सबका ही स्थान है, तो मेरे को वहाँ छुड़वा दो। चलो मैं छुड़वा देता हूँ, है ना? और आपके सामने ही आप भी पैसे दे दो, आप भी सब छुड़वा दो भैया। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं कसाईयों किया जा रही हूँ। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इस बुजुर्ग महिला की पीड़ा को सुनकर तो यही नजर आता है कि घोर अंधकार भरी लापरवाहियां एमवाय में नजर आती होंगी। बिल्कुल, देखिए बीजासन टेकरी के पास एक लोहे के पलंग पड़ा हुआ था, उस पर महिला लेटी हुई थी। उसका जो कम्बल के भीतर जो पाँव था वो दबा हुआ था, लेकिन जब कम्बल हटाया गया तो मन बिल्कुल सिहर उठा, और कम्बल ने जो मंजर देखा कम्बल हटाने के बाद, उसमें उसका जो पंजा था वो पूरी तरह से सड़ा हुआ, तो असंख्य कीड़े उस पर रेंग रहे थे।
महिला से जब एमआई अस्पताल ले जाने की बात की गई तो महिला ने अस्पताल जाने से मना कर दिया और सुनते ही वो दर्द भूलकर गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा कि शमशान घाट छोड़ दो, उन कसाईयों के पास मत लेकर जाना, और उन्होंने ही मेरा एक पैर बेकार किया है। महिला ने एमआई अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए, जबकि एमआई अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन जिस तरह की बातें और लापरवाही की गई, उन्होंने कहा कि वहीं से उनका ये पैर खराब हुआ है। बिल्कुल, और वाकई में यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती है तब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर व्यवस्थाएं आखिर किस तरह की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।